गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग इकोलॉजी के जो चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। ये जो लेक्चर है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज आपके नीट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। इस टॉपिक की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर में न्यूमेरिकल भी है, तो आप इसको सही से समझोगे थ्योरी को तो आपको समझ आएगा और क्वेश्चन तक भी क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर आपका नीट जाएगा नहीं। टॉपिक हम जो पढ़ेंगे, हमें ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल के अंदर में हमने जब टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे, इधर से हमें देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल या पॉपुलेशन ग्रोथ टॉपिक के अंदर में पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ये जो लिखा हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल वो नहीं लिखना। एंड टॉपिक के अंदर में मैं अगर आपको ऐसे बताऊं तो इस टॉपिक के अंदर में सबसे पहले तुमने इंट्रोडक्शन लिखो कि पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में हमें क्या इंट्रोडक्शन रहता है, इसको पहले इंट्रोडक्शन के हिसाब से ले लो। इंट्रोडक्शन के हिसाब से हमने ये टॉपिक को पढ़ेंगे, ग्रोथ मॉडल बाद में है। तो जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल को हमें इंट्रोडक्शन के हिसाब से पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर में बच्चे क्या होता है ना, इंट्रोडक्शन में 3 पार्ट होता है। इंट्रोडक्शन में पहला पार्ट का नाम होता है बायोटिक पोटेंशियल। पहला पार्ट का नाम इधर नोट है, बायोटिक पोटेंशियल। दूसरा का नाम हो जाएगा आपके एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस एंड 3 नंबर का नाम हो जाएगा कैरिंग कैपेसिटी। यानी कैरिंग कैपेसिटी का नाम जो होता है CRRY, कैरिंग कैपेसिटी। तो ये जो टॉपिक 3 है इसको हमें डिस्कस करेंगे। यही 3 टॉपिक को जब डिस्कस करेंगे तो इधर से नोट है, मैंने जब ले आऊंगा आपको दिखा दूंगा। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोटिक पोटेंशियल। बच्चा, बायोटिक पोटेंशियल का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म और ए पॉपुलेशन हैव ए पावर ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज ए बायोटिक पोटेंशियल। मान लीजिए कोई डॉग है, तो डॉग स्पेसिस में कितनी रिप्रोडक्टिव पावर है, दिस इज कॉल्ड बायोटिक पोटेंशियल। तो जनरली नेचर में एवरी ऑर्गेनिज्म, नॉट एवरी लेकिन बायोलॉजी बुक में लिखा होता है तो इसलिए बोल दिया, जनरली हर पॉपुलेशन के अंदर में बायोटिक पोटेंशियल ज्यादा होता है। लिखा हुआ है बुक में, ज्यादा होता है इसका मतलब है कि जितना होता है रिप्रोडक्शन करने का कैपेबिलिटी, एनवायरनमेंट उसको उतना सपोर्ट नहीं करता है। मैं तुम्हें एक छोटा एग्जांपल अगर दूंगा कि एक ह्यूमन कपल तो कितना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कम से कम अगर 15 साल से भी कोई अगर रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देता है तो वो चला जाएगा, मान लो मैक्सिमम जाएगा 50 तक, 48 तक। तो यानी कुल मिला के 15-20 बच्चा मैक्सिमम एक इंसान पैदा कर सकते हैं अगर ट्विंस ना हो तो। लेकिन जनरली किसी के पास 15-20 बच्चा नहीं होते हैं। इसका मतलब है उन कपल को पता है कि अगर इतना बच्चा पैदा करेंगे तो उसको हमें सही से केयर कर नहीं पाएंगे। एंड एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट उनको सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब न्यूट्रिशंस आपको सही से मिल नहीं पाएगा। पढ़ाई लिखाई तो बायोलॉजी का हिस्सा ही नहीं है। पढ़ाई लिखाई करके पैसा कमाना ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। पैदा होगे, आपका ग्रोथ होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, रिप्रोडक्शन होगा, एजिंग होके मर जाएगा, ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर। लेकिन इंसान सिर्फ एंड सिर्फ इंसान पैसा कमाता है एंड वो कैरियर के बारे में सोचता है, नथिंग इज एल्स।
कर दिया गया कि हमारे मैरिजेबल एज 21-21, ठीक है, जो 21-21 ही कर दिया गया, उसमें किसी की एतराज नहीं है। लेकिन अमेरिका से क्या हम बहुत टैलेंट है? अमेरिका से इंडिया बहुत टैलेंट है या बहुत इम्प्रूव्ड कंट्री है? तो उनका कितना है, क्यों है? तो आप अगर 21 क्या 25 कर दोगे, जिसको रिप्रोडक्शन करना होगा तो वो 18 से शुरू कर देगा। तो कहानी वो बात नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ह्यूमन बीइंग की कैपेबिलिटी 15-20 बच्चा पैदा करने की है, लेकिन एनवायरनमेंट उनको सपोर्ट नहीं करता, तो वो 2 या 1 में, या कोई कोई करना ही नहीं चाहता है, अडॉप्टेड कर लेता है। ये सब कहानी डेवलप होता है, यानी डाइवर्सिटी क्रिएट हो जाता है इनके अंदर में। नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स बट ऑल्सो ऑल बाकी अदर एनिमल्स, दे हैव ए पावर। मान लो लायन, टाइगर, ये थोड़ी ना फैमिली प्लानिंग करेंगे, ये नहीं करेंगे फैमिली प्लानिंग। अगर उनके पास जितना कैपेबल है रिप्रोडक्शन करने का वो कर लेंगे, लेकिन वो रिप्रोड्यूस तो अपने मर्जी से कर लेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन एनवायरनमेंट में खतरा होता है उनके लिए, कोई उसको खा जाएगा, एनवायरनमेंट में न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, एनवायरनमेंट कितने पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है वो देखने की बात होता है। तो ये सब चीज वाक्य में पढ़ेंगे या इन दोनों टॉपिक में पढ़ेंगे। तो मैंने सिर्फ बोला बायोटिक पोटेंशियल मीन्स द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल और ए कैपेसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन टू प्रोड्यूस यंग इंडिविजुअल्स इज नोन एज बायोटिक पोटेंशियल। इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए आर, मैंने कहीं लिखा होगा इसके अंदर में, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए आर, यानी आर के हिसाब से आप इसको देखो। यही 2 टॉपिक, यही 3 टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए आर, मैंने आर भी मेंशन करके रखा। ये आर को हमें इस तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे, आप इधर देख लो, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। बायोटिक पोटेंशियल से आप लिख सकते हो। तो बायोटिक पोटेंशियल मतलब जो आर होता है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी कहता है। कौन कहता है? डार्विन ने कहा था कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस। एंड बायोटिक पोटेंशियल मतलब कितना ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं एक कपल, अगर वो हेल्दी है तो मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन लायन टाइगर मैंने क्या बोला, लायन टाइगर में क्या होता है कि, या कोई भी कुत्ते भी हो, बिल्ली भी हो, वो जितना रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन उनके बच्चे मर जाते हैं, उनको कोई दूसरा खा जाता है। तो प्रीडेटर का खतरा, न्यूट्रिशन का खतरा, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस का खतरा, तो इनके वजह से जितना बच पाता है बच पाता है। देखो हमें टॉपिक पढ़ते हैं पूरे ऑर्गेनिज्म के लिए, इंसान के लिए नहीं पढ़ते हैं। इंसान तो अपने चाहत के हिसाब से वो अपना रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन हमें एक नेचुरल प्रोसेस की बात हो रहा है जो बायोलॉजी कहता है, राइट। तो पहला होता है बायोटिक पोटेंशियल, आपको समझ में आ गया होगा। एक कपल कितना रिप्रोड्यूस कर सकता है या कि पॉपुलेशन कितना रिप्रोडक्शन कर पाता है, वो होता है बायोटिक पोटेंशियल। जनरली बायोटिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉपुलेशन इज वेरी हाई, बट वो पॉपुलेशन इतना रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है, क्योंकि उनका सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए, क्योंकि बाकी सब तो अपने मर्जी से रिप्रोडक्शन कर ही लेते हैं, लेकिन वो बचते नहीं है, वो जिंदा नहीं रहते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इनके लिए हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। आप अगर कोई एक टाइगर अगर 1000 प्रोड्यूस कर देगा तो डियर होंगे तब तो हो जाएगा, एंड दूसरा लायन भी उसको खा जाएगा, और बड़े एनिमल भी उसको खा जाएंगे जो कार्निवर होते हैं। सवाल यहीं पर है कि एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या होता है ना। एनवायरमेंट, ड्यू टू एनवायरमेंट कंडीशन इज रेयरली आइडियल्स, ये लिखा हुआ है, ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन इज रेयरली आइडियल, so growth of population size is checked. Such inhibitory factor of environment reduce or control the population size is called environmental resistance. Exactly, environment में resources कम होंगे, environment में predators होंगे, environment में unsuitable something abiotic and factor also responsible होगा, जिसके वजह से न्यूट्रिशन होते हुए भी अगर बीमार पड़ जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, तभी भी अपने आप मर जाएंगे। वहां पर डॉक्टर तो होंगे नहीं जंगल में या गार्डन में, जो भी जहां पर भी है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में कोई बीमार पड़ जाएगा तभी भी मर जाएगा। तो एनवायरनमेंट के अंदर में अगर पैरासाइट्स वगैरह ज्यादा होंगे, इन्फेक्शन ज्यादा होगा, तो इंडिविजुअल और पॉपुलेशन से मरेंगे, एंड उनका नंबर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगा। तो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस का मतलब होता है रिसोर्स लिमिटेड होता है। एनवायरमेंट का मतलब होता है कि प्रेडेटर होते हैं, कोई खा जाता है, पैरासाइट्स होते हैं, उनको भी मार देते हैं।
एनवायरमेंट होते हैं कि कंपटीशन भी होता है एक सेम रिसोर्सेस को, तो एनवायरमेंट हमेशा आइडियल नहीं है। जैसे कोई सोचता है कि मैं थोड़ा पढ़ लूंगा, मैं आज रात को पढ़ के सब उलट पलट कर दूंगा, लेकिन 1 घंटे के बाद नींद आ जाएगा, सो जाते हैं। तो एनवायरमेंट ऐसा आइडियल नहीं है कि जैसे बोलते हैं कि अगर टाइगर खड़े होके बोलेगा कि सारे मुर्गे जो मुर्गा होते हैं या जो हिरन वगैरह होते हैं वो आके उसके माउथ में घुस जाए, ऐसा नहीं है। उनको फाइट करना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। नहीं, उद्यमे नहीं सिद्ध्यंति कार्याणि न मनरथि, मेरे संस्कृत टीचर ने बोला था। ना ही सुप्त से सिंह से प्रविशंति मुखी मुर्गा। आपको कोशिश करना पड़ेगा, बाकी जितना तुम्हारा कैपेबिलिटी उतना होगा। तो कहानी आ गया एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस से, समझ में आ गया। यानी टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी को हमें इस सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, टाइगर अगर 50 प्रोड्यूस कर दिया बच्चा, तो सारे बचेंगे क्या? उनको बाकी खा जाएंगे, वो देखभाल नहीं कर पाएंगे उसको। एग्जैक्टली तो कैरिंग कैपेसिटी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। कैरिंग कैपेसिटी मतलब एनवायरमेंट में, एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट, सपोज मैं तुम्हारा एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारा घर में अगर 2 BH का घर है, तो तुम्हारे घर के अंदर में 5 मेंबर तुम रहते हो, या 4 मेंबर रहते हो, या 3 मेंबर रहते हो, ठीक है, अच्छे से रहते हो। एक गेस्ट आ गया तो चल जाएगा, 2 गेस्ट आ गए तो चल जाएगा। अगर तुम्हारे घर पे 20 मेंबर आ गए, तो क्या सबसे पहले दिक्कत होगा ना? तुम खाना बना नहीं पाओगे। अगर वो कहीं गांव से आए होंगे, वो कहीं देखे नहीं, बाहर से खा नहीं पाएंगे, पहले खाना बनाने में दिक्कत होगा, यानी रिसोर्स लिमिटेड हो गया आपके लिए। दूसरा क्या दिक्कत होगा? दूसरा दिक्कत होगा कि आपके शेल्टर भी दिक्कत होगा, मतलब एक रूम में 5-5 लोग रह जाएंगे तो भी दिक्कत होगा। अगर उसको दिक्कत नहीं मानेंगे, एक मेजर टॉपिक होगा जिसको हम बोलते हैं कि असिमिलेटरी सिस्टम, मतलब जो वेस्ट डिस्पोजल होगा। अगर एक बाथरूम होगा तो उसमें भी बहुत दिक्कत होगा, वो पोल्यूशन फैलाएंगे उसके अंदर में, एंड ग्रेजुअली एंड इनडायरेक्टली वो पॉपुलेशन से बीमार पड़ जाएंगे। यानी वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर तरीका से हो नहीं पाएगा, तो वो दिक्कत होगा लोगों को। तो एक छोटा एनवायरमेंट में 20 लोग रह नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली अगर मैं तुम्हारा गार्डन की बात करूं, तुम्हारा गार्डन अगर 100 गज के अंदर अंदर में है, तो तुम कहोगे मैं इसको के फॉरेस्ट करवा दूं, बहुत सारे प्लांट ला के लगवा दूं, तो इंट्रा स्पेसिफिक एज वेल एज इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल विल अकर बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स व्हिच वी आर प्रेजेंट इन दैट एरिया। Then those organisms are betterly struggled, they can survive, others are perished from that environment or your garden. It means environment का कैपेसिटी होता है कुछ ऑर्गेनिज्म को रखने का। व्हाट इज एनवायरमेंटल, व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी? एन एनवायरमेंट हैज कैपेबल टू कैरी सम इंडिविजुअल्स, बियॉन्ड such individuals, then the competition will be occur from the same resources. Lots of populations will be extinct from that area, and finally environment will be degraded. लेकिन डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन होता है कि कैरिंग कैपेसिटी का मतलब कि द नंबर ऑफ इंडिविजुअल can be exist in a particular environment without to degrading the environment. environment को खराब ना करते हुए कितने इंडिविजुअल पॉपुलेशंस उस एरिया में रह पाएंगे, उनको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, एनवायरनमेंट को रखने का कैपेसिटी। डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए एनवायरनमेंट। डिग्रेडेशन कैसे होगा? अगर नंबर ऑफ ज्यादा स्पेसिस हो जाएंगे तो जो डिकम्पोजिशन उस प्रोसेस में जो बैक्टीरिया होंगे वो सबको डिकम्पोज नहीं कर पाएगा। जब मरेंगे बहुत सारे स्पेसिस तो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज नहीं कर पाएगा। तो ये सारे कंडीशन जब क्रिएट होगा तो वो दिक्कत होगा। मैं थोड़ा दिखाता हूँ। कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू टॉलरेट पर्टिकुलर पॉपुलेशन इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। कितने को रख पाएगा? इट डिपेंड अपॉन द 3 फैक्टर्स। पीपीए लिखा हुआ है। पीपीए मतलब एनवायरनमेंट प्रोडक्टिव सिस्टम, उनके पास न्यूट्रिशन होगा तब तो ना। हम कहेंगे डेजर्ट में जाके डियर को छोड़ देंगे, वो थोड़ा ना बचेगा। वहां पर ग्रासेस नहीं होंगे ठीक से, एंड समर सीजन में तो होगा ही नहीं, जल जाएगा पूरा ग्रासेस, तो वो क्या खाएंगे? तो प्रोडक्टिव सिस्टम एक एनवायरनमेंट का इज द प्राइम फैक्टर फॉर द सर्वाइवल ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स या इट सस्टेनिंग ऑफ ए कम्युनिटी। प्रोटेक्टिव सिस्टम,
protective system. What does the protective system means? Protective systems means environment should be protected a fixed amount of individuals inside it, because environment has a lots of protective systems means environment में proper nutrient cycle होना चाहिए. अगर न्यूट्रिएंट साइकिल में डिस्टर्बेंस होगा तो ऑर्गेनिज्म को खतरा. दूसरा, डिकम्पोजिशन अगर सही से नहीं होगा तो गंदगी फैलेगा, तो धीरे धीरे वो उसी ऑर्गेनिज्म को मारने लग जाएगा. अगर हमें वेटलैंड की बात करें, वेटलैंड क्या करता है, सॉइल कमजोर होते हुए भी कुछ प्लांट वहां पर रहते हैं, तो वो अडेप्टेशन करना आना चाहिए ऑर्गेनिज्म को. उसमें प्योर पानी उनको मिलेगा नहीं, सॉल्ट मिलेगा, उसके रूट उसको फिल्टर करके लेगा, लीफ के ऊपर उसका सॉल्ट ग्लैंड भी होना चाहिए ताकि वो आसानी से सॉल्ट को एक्सक्रीट कर पाए. तो ये बहुत कुछ फैक्टर होता है. एनवायरनमेंट कोई सा भी हो, जैसा एनवायरनमेंट है वैसा ऑर्गेनिज्म अगर अडॉप्ट कर लिया, सर्वाइव कर लिया, स्ट्रगल कर लिया, देट नेचर और दैट एनवायरनमेंट ओनली सिलेक्ट दिस ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन साइड द एनवायरनमेंट. ये कह रहा हूं. पीपीए, प्रोडक्टिव, प्रोटेक्टिव एंड एसिमिलेटिव. कोई बढ़ गया तो जल्दी डिकम्पोज होना चाहिए. मान लीजिए मैंने घर की बात करा, अगर 20 लोग तुम्हारा एक ही घर में रहेंगे तो वो उनका बाथरूम एक ही होगा, तो वो कैसे होगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा. तो वो मतलब इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, तो ये गलत सिस्टम हो जाएगा. तो 6 महीने के अंदर अंदर में बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा, तो फिर मरना शुरू हो जाएगा. तो एग्जैक्टली असिमिलेटिव सिस्टम मतलब यूटिलाइज्ड वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन. अगर ह्यूमन बीइंग के लिए अगर हमने मतलब बिल्डिंग बनाते हैं तो असिमिलेटिव सिस्टम का प्रॉपर सिस्टम है ना. ऐसा तो नहीं है कि कोई जाके एक दूसरे के बिल्डिंग के सामने एक्सक्रीटा छोड़ के आ जाएगा, ऐसा नहीं है. तो कंडीशन है कि असिमिलेटरी सिस्टम्स उस एनवायरनमेंट का ठीक ठाक होना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट सही रहे, उनका जो भी न्यूट्रिशन है उसको सही से यूटिलाइज हो पाए बाकी ऑर्गेनिज्म के द्वारा. अदरवाइज न्यूट्रिशन होते हुए भी असिमिलेटरी सिस्टम्स अगर सही नहीं है तो भी ऑर्गेनिज्म से कोलैप्स हो जाएगा. तो यही जो कंडीशन मैंने तुमको बताया कि शुरुआत में हमारे पॉपुलेशन, मैंने ये नहीं बोला कि क्या होता है, मैंने इंट्रोडक्शन में ये 3 टॉपिक को बताना चाहूँ, बता दिया कि बायोटिक पोटेंशियल, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस एंड कैरिंग कैपेसिटी, ये नोट था, आपने देख लिया होगा. नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे, शुरुआत करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल. मॉडल बाद में, ग्रोथ पहले. हियर इज द ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ ए रीजन इज डिसाइडेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स. मान लीजिए तुम्हारा गांव, मान लीजिए सपोज ये सदर बाजार दिल्ली कैंटोनमेंट सदर बाजार है, ये जगह है. अगर यहाँ पर जो लोग कोई जो बुजुर्ग कहते थे कि 40-50 साल पहले यहाँ पर कोई नहीं था, यहाँ पर जंगल था इधर उधर से, तो इसमें सिर्फ ही रात को 6-7 बजे के आसपास में बंद हो जाता था मार्केट. इट वॉज ट्रू. फिर धीरे धीरे अभी इतने सारे पॉपुलेशन कैसे हो गए? तो पॉपुलेशन किसी एरिया में ग्रो होने का बेसिक वजह इस फिगर को देख लो. किसी पॉपुलेशन को अगर हमें ग्रो करना चाहेंगे, इस फिगर को देख लो. पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड्स अपन द कितना वहां पर पैदा हुए हैं, बी फॉर बार्थ. फिर मैं यहाँ पर लिखा हुआ है बी फॉर बार्थ रेट. दोनों बताऊंगा. बी का 2 मतलब है, बी का भी 2 मतलब है, नंबर ऑफ डेथ है और डेथ रेट बताऊंगा. आई मतलब उस एनवायरनमेंट में कितने आए, आई माइग्रेशन. ई मतलब उस एनवायरनमेंट में कितना निकल गए, ई माइग्रेशन. एंड फाइनली जो होगा हमें देखेंगे कि उसके पास से कितने टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हो जाएंगे. तो मैंने बोला एनटी इज द पॉपुलेशन साइज फाइनल. लेकिन पहले शुरुआत में कुछ थे, तो एन नॉट इज द ओरिजिनल पॉपुलेशन इन दैट एरिया इनिशियली प्रेजेंट. लिखा होगा इनिशियली प्रेजेंट होगा एन नॉट. देखो इसके अंदर में मैंने लिखा था एन नॉट, लिखा हुआ है छोटा सा येलो कलर में. एन नॉट पहले था, कितना पैदा हुआ, कितना आ गए, कितने मर गए, कितने चले गए, ये सबको मिला के पॉपुलेशन ग्रोथ का डिसाइडेड होता है. कॉमन सेंस है. तो यही चीज को थोड़ा हमें रिप्रेजेंट कर दिया. क्या क्या मतलब है बी डी को मैं समझा रहा हूं, सुनो. बी का मतलब नंबर ऑफ बर्थ, कितने पैदा हुए हैं एक पॉपुलेशन में.
अगर इंडिविजुअल इज कंसर्न, इफ इंडिविजुअल इज कंसर्न, देन बी मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल बर्थ। ओके, इफ पॉपुलेशन इज कंसर्न, मैंने इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन की बात करता हूं, इफ पॉपुलेशन इज कंसर्न देन बी मीन्स बर्थ रेट, यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल बर्न, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बर्न डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशंस, और इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग 1000 इंडिविजुअल्स। आई हैव डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। समझा? पॉपुलेशन केस में बर्थ रेट, इंडिविजुअल केस में नंबर ऑफ बर्थ। ये अलग अलग मीनिंग अलग अलग है। एग्जैक्टली डी मतलब इफ इंडिविजुअल इज कंसर्न इट इज कॉल्ड नंबर ऑफ डेथ, कितने मर गए। बट इफ मोर्टालिटी इज कंसर्न और डेथ रेट इज कंसर्न इट इज नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन और नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय 1000 इंडिविजुअल इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इस तरीका से हम बी एंड डी को रिप्रेजेंट करते हैं। आई माइग्रेशन, ई होता है इमाइग्रेशन। इन टॉपिक के बाद आप इसको देख लोगे, नोट कर लोगे, दिखा दिया मैंने सारे डिटेल से, यही नोट करना है। जो मेरा टाइपिंग नोट है वो थोड़ा मेरे पढ़ाने के वजह से हल्का सा अलग था, तो इसलिए ऐसे कर दिया। इफ द रीजन, नोट का मतलब ये कहता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन सी मेरे असाइनमेंट में है। तो जिसको क्वेश्चन चाहिए एनसीईआरटी लाइन वाइज मैंने खुद पढ़कर क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन से जिसको चाहिए मुझे डीएम कर दोगे, मैं दे दूंगा। सही मेरे स्टूडेंट हो या कोई सा भी हो, कोई और बच्चा भी हो, यूट्यूब पे इसको भी छोड़ूंगा। और मेरा ये वीडियो जो है कभी एडिटिंग नहीं होता है, मैं डायरेक्ट पढ़ाता हूँ एंड इसको पोस्ट कर देता हूँ। तो जिन्होंने मुझे बोलेगा कमेंट करके कि मुझे दे दो मटेरियल, या स्टडी में जो स्टडी मटेरियल भी हो या असाइनमेंट हो जो मैंने खुद लिखा, वो मैं सेंड कर दूंगा या कभी डाल दूंगा, मतलब उसमें से डिस्क्रिप्शन में। इफ द रीजन इज न्यूली कॉलोनाइज्ड, एक बहुत बढ़िया बात है, दो क्वेश्चन है, आंसर लाइन है कि अगर एक जगह में नया कॉलोनाइज हो रहा है, नया कॉलोनाइज हो रहा है, तो उसका पॉपुलेशन डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बर्थ के ऊपर। वो तो नया कॉलोनाइज हो रहा है, अब थोड़ी ना उधर कोई जाके कोई पैदा कर रहा है बच्चा, या डेथ के ऊपर थोड़ी ना कोई जाके मर गया उधर से, नहीं है। तो कोई जगह अगर न्यूली कॉलोनाइज हो रहा है तो आई माइग्रेशन इज द प्राइम फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी। आई ऑप्शन देख लेना, क्वेश्चन है। अगर न्यूली कॉलोनाइज नहीं है, पहले से बहुत सालों से कॉलोनाइज्ड है, तो फिर बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज द प्राइम फैक्टर फॉर द पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी और ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इन दैट एरिया। याद रखना, नया नया हो रहा है तो आई माइग्रेशन। अगर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड पॉपुलेशन है यानी नॉर्मल कंडीशन है, तो बी एंड डी इज द प्राइम फैक्टर। ये बात लिखा हुआ है कहीं कहीं तो लिखा है, ये ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। फिर हमें जब ये जो इक्वेशन को लाए थे, इस इक्वेशन के अंदर में एन नॉट प्लस बी प्लस आई माइनस डी माइनस सी जो मरने वाले हैं, तो उससे मैंने आगे डेरिवेशन कर दिया, एन टी इजकल टू दिस, मरने वाले निकलने वाले डी प्लस ई चला गया। अब अगर हमें इधर से बोला गया कि अगर माइग्रेशन हो नहीं रहा है तो आई एंड ई को हटा दिया तो एन नॉट प्लस बी माइनस डी, एंड ये बी माइनस डी एग्जैक्टली ग्रोथ रेट यही डिसाइड करेंगे। एन नॉट तो पहले थे, एन नॉट तो पहले था, तो बी माइनस डी यही ग्रोथ रेट को डिसाइड करेगा। उसको टेक्निकली हमें डी एन बाई डी टी भी कहते हैं। तो बी माइनस डी को मैंने डी एन बाई डी टी लिख दिया, एन नॉट प्लस डी एन बाई डी टी। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट पुराने एनसीईआरटी में था, पता नहीं नया में है या नहीं है, बी माइनस डी इज द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इसी का नाम है रेट, इसका नाम है बायोटिक पोटेंशियल, इसका नाम है आर इजकल टू इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज यानी यही है बायोटिक पोटेंशियल। आर वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग इज 0.0147, आपको इसको याद रखना होगा। आर वैल्यू ऑफ नॉर्वे रैट इक्वल टू 0.015 याद रखना होगा। आर वैल्यू ऑफ फ्लोर बीटल इज
0.12, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। आर क्या है? बी माइनस डी। आर क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। आर क्या है? बायोटिक पोटेंशियल। आर क्या है? रिप्रोडक्टिव फिटनेस बाय डार्विन। आर क्या है? रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो ये आर जो है बहुत सारे मीनिंग में रिप्रेजेंट होता है। आप इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज याद रखना। तो यही है पॉपुलेशन ग्रोथ का मॉडल। अगर मैं इसमें से न्यूमेरिकल पिछले क्लासेस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन करा दिया था, तो जरूरत नहीं है क्वेश्चन का, आप जरूर इस बात को ध्यान रखना। हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के पास है, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। डायग्राम मैं खुद करूंगा, अब इसका देख लो। आप अगर इसको समझोगे, ये आएगा मतलब 100% आएगा। नीट में आएगा, कहता हूं आएगा, गारंटेड है आएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन नीट में, सीबीएसई बोर्ड में आएगा मतलब आएगा। बना दूंगा क्वेश्चन क्या आएगा। इस बार तो मैं नीट का सिलेक्शन क्वेश्चन भी बनाऊंगा। सिलेक्शन मतलब टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन लिखूंगा, तो उसी टॉपिक से क्वेश्चन कुछ और भी आ सकता है, लेकिन उसी टॉपिक से आएगा। ओके, अब मैं ये बात करता हूं पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। तो ग्रोथ हो गया, मॉडल क्या होता है? व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल? दो प्रकार का मॉडल हमें पढ़ेंगे पॉपुलेशन के अंदर में। जो दो प्रकार का मॉडल हमें पॉपुलेशन के अंदर में पढ़ेंगे, पहला टॉपिक होता है जे शेप मॉडल, दूसरा होता है एस शेप मॉडल। राइट, पहला होता है जे शेप मॉडल, दूसरा होता है एस शेप्ड मॉडल। बेटा जो जे शेप मॉडल एंड एस शेप्ड मॉडल होता है, जे शेप एंड एस शेप मॉडल होता है, तो क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे ना। पहले जे शेप मॉडल ना, जे शेप मॉडल यही होता है, जे शेप मॉडल यही होता है कि जो ग्राफ होता है वो जे शेप दिखता है। मैं बनाऊंगा तो जे शेप मॉडल जो होता है वो क्या होता है? द जे शेप्ड, यानी देखो ये होता है जे शेप ग्रोथ मॉडल इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल, बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा। एस शेप्ड इज कॉल्ड सिग्मोइड। क्या बोलते हैं? जे एस शेप्ड इज कॉल्ड सिग्मोइड कर्व। सिग्मोइड कर्व और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, सिग्मोइड कर्व और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। राइट, ये जो होता है नॉन रियलिस्टिक, इतना नहीं होता है कि ऑर्गेनाइजिंग को बहुत ज्यादा ग्रोथ करने के लिए कोई रियल एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, कभी कभी हो जाता है। नॉन रियलिस्टिक ये है, लेकिन ये रियलिस्टिक मॉडल है, बिल्कुल परफेक्ट है। एनवायरनमेंट में बहुत कंपटीशन होगा, रिसोर्स कम होंगे, ग्रोथ ऐसे नहीं जाएगा, ग्रोथ रुक रुक के जाएगा, ये रियल है। इट वॉज प्रपोज्ड बाय थॉमस माल्थस। एनसीईआरटी में नहीं भी होगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। थॉमस माल्थस, इन्होंने जे शेप कर्व को प्रपोज किया था, बट इट वॉज प्रपोज्ड बाय द पायरे फ्रांकोइस भरहल्ट। प्रोनाउंसिएशन आप अपने तरीके से करोगे, पायरे फ्रांकोइस भरहल्ट, भरूल, भरूल ऐसे बोलते हैं, BERHULST, भरूल्स्ट। रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी इज अनलिमिटेड। इसमें से रिसोर्स अनलिमिटेड होंगे, बहुत सारे होंगे, जल्दी ग्रोथ होगा। इसमें से रिसोर्स अवेलेबिलिटी लिमिटेड रहेगा, ताकि तरीका से ग्रोथ होगा, ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा। मोस्टली एनुअल प्लांट्स लाइक algal bloom एंड लेमिंग एफ तुंद्रा, ये दोनों बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, मर जाते हैं। जल्दी ग्रो करेंगे, फिर पॉपुलेशन कोलैप्स हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, मरेंगे। अब ह्यूमन बींग्स के लिए इसमें से एस शेप कर्व आता है। इसमें आता है ह्यूमन बींग ईस्ट कल्चर्ड इन न्यूट्रिएंट मीडियम। अगर हमें न्यूट्रिएंट मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे, न्यूट्रिशन जितना चाहिए उतना देंगे, ऐसा इतना ज्यादा नहीं देंगे कि वो इतना बढ़ जाए, कम देंगे, वो धीरे धीरे सेल डिवीजन होगा और बढ़ेगा। यानी एक स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ करने के लिए एस शेप कर्व होता है, वो एस लाइक शेप दिखता है। इसमें कैरिंग कैपेसिटी तक मैक्सिमम एनवायरमेंट है, बोलेगा इससे ज्यादा मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा, मैं डायग्राम बनाऊंगा। राइट, अब डायग्राम जैसे मैं बनाऊंगा, थोड़ा सा इसको ऊपर रखूंगा, ऊपर रख के डायग्राम बना के फिर तुमको समझाऊंगा। बेटा जे शेप कर्व देखो, जे शेप कर्व के लिए मैंने क्या करूंगा, येलो कलर में बनाऊंगा। जे शेप कर्व के लिए ये देखो हमने बनाया जे शेप कर्व। जे शेप कर्व के अंदर में ये होता है टाइम, ये होता है, यानी एक्स एक्सिस को हमें टाइम के द्वारा डिनोट करेंगे, वाई एक्सिस को हमने किसके द्वारा डिनोट करेंगे ना, पॉपुलेशन साइज।
पॉपुलेशन साइज को ही डिनोट करेंगे। पॉपुलेशन साइज दिख रहा होगा, देख लो पॉपुलेशन साइज। ओके, बाई चांस नहीं दिख रहा होगा तो मैंने ऐसे करा, दिख रहा होगा। पॉपुलेशन साइज कैसे होता है इसमें से ना, कैसे ना, जब न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होगा बारिश के सीजन में, आलगी का ग्रोथ ऐसे होगा कि बहुत, जैसे पूरे समुद्र में सारे आलगी हो जाएंगे। फिर 2-3 महीने के बाद सब मर जाएंगे। सब मरने के बाद डिकम्पोज होगा, पॉल्यूशन होगा, पॉड वैल्यू बढ़ जाएगा। फिर बैक्टीरिया ज्यादा उसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट करेंगे, वो कहानी अलग हो जाएगा। अब मैं इधर से दिखाता हूँ, देखो कर्व को, कर्व कैसे हो जाएगा ना, कर्व ऐसे होगा, जे जैसा बढ़ेगा, लेकिन इतना पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगा तो अचानक ये पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो इसको हमें क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड लैग फेज। अभी धीरे धीरे बढ़ रहा था, लैग फेज, ये बहुत जरूरी है, आएगा तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फेज, बहुत तेजी से बढ़ा, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फेज। ये एक्सपोनेंशियल फेज हुआ तो यहां पर ये क्या हो गया, क्रॉस्ड पॉपुलेशन, अब सब मर गए। क्रॉस्ड फेज यानी पॉपुलेशन का पूरे क्रॉस हो गया, एनवायरमेंट डिग्रेड हो गया, उस तरीके से ये हो गया जे शेप कर्व। यही जो बेटा जे शेप कर्व होता है, इसको अगर हमें टेक्निकली कहेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हुआ ना, पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ dA/dt इक्वल टू B-D इंटू n, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन था। दिस इज इक्वल टू RN, यानी dN/dt इक्वल टू RN। अगर हमने यही वाला बात को दूसरे तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे कहीं और, छोटा सा मैंने इधर से अगर बता दूंगा, सेम मैंने एक फार्मूला बोला, दूसरा फार्मूला बोला B-DR होता है, ये भी फार्मूला है। और एक बोलता हूं, अगर हमें NT की बात करते हैं, इक्वल टू n नॉट प्लस e⁻RT। क्या कर दिया गया, n नॉट प्लस n नॉट, ठीक है ना। हमें अगर इस बात को जे शेप कर्व में अगर हमें इसको डिनोट करेंगे तो उसको इस तरीका से रिप्रेजेंट कर देंगे, NT इजकल टू, एक सेकेंड, NT इजकल टू क्या कर देंगे, जगह नहीं हो रहा है, NT इजकल टू n नॉट इंटू, इसमें इंटू प्लस नहीं था, e⁻RT। अब इसको मैं कहूंगा, तुमने नोट करोगे, NT होता है फाइनल पॉपुलेशन, n नॉट होता है इनिशियल पॉपुलेशन, R होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, T होता है टाइम पीरियड, E होता है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत बनाया, इनके ऊपर न्यूमेरिकल मैंने खुद ही कंपोज करके 15-20 न्यूमेरिकल बना रखा हूं, सब तो बता नहीं पाऊंगा लेकिन दिखा सकता हूं क्वेश्चन से। यहाँ पर n नॉट इंटू e⁻RT, 3 इक्वेशन मैंने बनाया, 1 2 3, इनके लिए यही सेटिस्फाइड है। अब हमें क्या करेंगे, हम जाएंगे एस शेप कर्व बनाने के लिए। इनके लिए कैसे एस शेप कर्व बनाएंगे ना, इधर देखो, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस है, इधर से वाई एक्सिस लिया, ये पॉपुलेशन साइज होता है एंड ये टाइम होता है। लेकिन एनवायरमेंट के एरिया आप कितना भी कोशिश कर लो, इस लाइन को आगे मत बढ़ना, क्योंकि मैं इतना बच्चा रख पाऊंगा, मैं इतना ऑर्गेनाइजिंग को रख पाऊंगा अपने पास, यानी दिस इज कॉल्ड के, कैरिंग कैपेसिटी, यही होता है के। तो मान लीजिए शुरुआत में धीरे धीरे ग्रो किया, धीरे धीरे ग्रो किया, फिर क्या किया, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर अचानक बढ़ गया, फिर धीरे धीरे कम हो गया, तो फिर और बढ़ा नहीं, घटा नहीं, एक लिमिट में रह गया। बात को समझा करो। तो इसका नाम होता है लैगिंग फेज, लैग फेज, याद रखना, सब आएगा ही, लैग फेज।
ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्सीलरेटिव फेज, पॉजिटिव एक्सीलरेटिव फेज, एक्सीलरेटिव फेज। अब यहां से जो ज्यादा इंक्रीज करने लग गया इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फेज। अब धीरे धीरे जब वो कम होने लग गया, धीरे 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 धीरे, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेटिव फेज। अब नेगेटिव में चला गया, अब यहाँ पर स्टेशनरी फेज में आ गया, क्योंकि अब नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो कम हो जाएगा, बढ़ेगा कम हो जाएगा, इतना रखेगा, यानी ये होता है स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज, ये होता है स्टेशनरी फेज। अगर हमने इसके वैल्यू या इक्वेशन को अगर लिखना चाहेंगे तो इसके इक्वेशन कैसे होगा? पहला इक्वेशन हमें इसका रखेंगे डी एन बाई डी टी, डी एन बाई डी टी का इक्वेशन इसका क्या होगा ना, बी माइनस डी इंटू एन है, लेकिन इसमें से एक्स्ट्रा क्या रह जाएगा, के माइनस एन बटा के। आप उसको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इक्वेशन यही होगा। दूसरा इक्वेशन क्या होगा इसके अंदर में ना, दूसरा इक्वेशन होगा डी एन बटा डी टी इक्वल टू, ये आर हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, फिर इंटू में के माइनस एन बटा के, के माइनस एन बटा के, ये हमारा दूसरा इक्वेशन भी हो गया। तो यही दो इक्वेशंस होता है किसका, एस शेप कर्व का फाइंड आउट करने के लिए, एस शेप कर्व का। अगर मैं इसको छोटा करके थोड़ा दिखाता हूं तुमको, देख लो दोनों के इक्वेशंस कैसे, इनका इक्वेशन 3 है, बी माइनस डी इंटू एन, ये आर एन है, ये ई वाला स्ट्रक्चर। आप इसको ऐसे ही याद रखोगे। कैरिंग कैपेसिटी एनवायरनमेंट ज़्यादा नहीं देगा, ये कैरिंग कैपेसिटी पहले बोल चुका हूँ, बायोटिक पोटेंशियल बोल चुका हूँ, वही होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस बोल चुका हूँ, इनके बारे में सब कुछ। अब ये होता है ग्राफ, आप इसको देख लीजिएगा। जैसे मैंने इसको ऐसे बोला, कहाँ तक देखो, मैंने इस तरीका से लिया, मॉडल को ऐसे दिखाया, मान लीजिए ये दिखाया मैंने, तो ये बेस्ट तरीका है। एनसीईआरटी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जो भी आएगा इसके अंदर मिल जाएगा। ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रखना, समझे। अगर ये खत्म हो जाता है, मैं क्या करूंगा, टाइम अगर है तो मैं थोड़ी सी क्वेश्चंस कराऊंगा इन ग्राफ में कैसे होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसके ऊपर कंपोज करा, तो पहले एक बार चेक करते हैं कौन सा क्वेश्चन को। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एट्रीब्यूट, पहले बता चुका हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एट्रीब्यूट, पहले बता चुका हूँ। ये जो सेक्स रेशियो वाला भी बता चुका हूँ, सेक्स रेशियो वाला बता चुका हूँ। ओरिजिनल पॉपुलेशन इन ए पॉन्ड वेयर 20, इसको भी मैंने पहले दूसरे तरीके से बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस फार्मूला के अलावा दूसरे फार्मूला भी आ सकता है, यहाँ पर मैंने पहले बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, लेकिन अच्छा यहीं पर उनका आंसर वगैरह भी है, यहाँ पर आंसर वगैरह है, मैंने बता चुका हूँ। किसमें 28 डी हो जाएगा 4, तो एन टी इजकल टू 24, डी एन बाई डी टी इजकल टू माइनस करके 4 कर दिया। इसके अलावा डी एन बाई डी टी का एक अलग फार्मूला मैंने यहीं से अगर आपको दिखाऊंगा, डी एन बाई डी टी का एक दूसरा फार्मूला में डी एन बाई डी टी इक्वल टू बी माइनस डी इंटू एन बोला था ना, तो बी कितना होता है, बार्थ रेट, बार्थ रेट कितना होता है, कहाँ गया बार्थ, 8 है, मैं कहूँगा दिस इज इक्वल टू 8 है बटा टोटल 20 है, माइनस डेथ कितना है ना 4 बटा 20 है, एन क्या है ना 20 है। अब देखो ये आएगा 8 बटा 20, इसमें कितना हो जाएगा, 20 को 20 रखेंगे, 8 माइनस 4 हो जाएगा 4 बटा 20 इंटू 20, तो 20 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 4 बचा, यहाँ पर भी 4 है। अब देखो इस फार्मूला में मैंने इसको सॉल्व किया, पहले दूसरे फार्मूला में कर दिया था, जो जनरल फार्मूला में 26 माइनस 20 बटा 1 साल को डिवाइड कर दिया तो आ गया था आंसर। अब ये उसका तरीका होता है, 26/4 आंसर है। क्वेश्चन से ये था 29 नंबर क्वेश्चन था, एंड 4 इंडिविजुअल सेम तरीका से ये भी आएगा। और एक मजेदार क्वेश्चन से मैंने यहाँ पर तुमको बताना चाहूंगा, 31 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन पूरा नहीं है इसके अंदर में, 31 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पूरा नहीं है इसके अंदर में,
नेक्स्ट पार्ट में है, यानी देखो इधर से मैं नेक्स्ट पेज अगर कर दूंगा, कुछ पार्ट इधर है, कंटिन्यू करके क्वेश्चन से अगर इधर देखेंगे कुछ पार्ट इधर है। ऐसा क्वेश्चन है कि आपके एनसीईआरटी में पहले से तो था, अभी नया एनसीईआरटी 1-2 साल में जो हुआ वो बात मुझे पता नहीं। एनसीईआरटी में था ये राजा एंड मंत्री वाली चेस गेम के बारे में। एक बार क्या हुआ कि राजा एंड मंत्री, क्वेश्चन ये है, द किंग एंड हिज मिनिस्टर सैट ए चेस गेम। मैं बताता हूँ, वो चेस गेम खेलते थे। राजा ने कहा कि चलो चेस गेम खेलेंगे। मंत्री ने बोला कि ठीक है मैं खेलूंगा, कि अगर मैं जीत जाऊंगा, मंत्री ने बोला कि अगर मंत्री जीत जाएगा तो वो सिर्फ उनसे कुछ व्हीट्स मांगेगा। राजा बोला ये तो मामूली चीज है, मेरे किंगडम में इतने सारे व्हीट्स है तो मैं कुछ भी दे दूंगा, डन। राजा बिना सोचे समझे यस बोल दिया। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने व्हीट्स कैसे लूंगा ना, चेस के जो पैड होता है उसके ऊपर 64 बॉक्स होते हैं। उसने बोला मैंने इस बॉक्स में जितने जितने व्हीट्स होगा उतना व्हीट्स में ले पाऊंगा। उसने बोला तो कुछ नहीं होता, मैं तो ऐसे ही दे दूंगा ना। नहीं, उसका कंडीशन है कि जो पहला बॉक्स होगा उसमें 1 व्हीट में लूंगा, दूसरे बॉक्स में मैंने उसके डबल यानी 2 व्हीट्स लूंगा, तीसरे बॉक्स में उसके डबल 4 व्हीट्स लूंगा, चौथे बॉक्स में उसके डबल यानी 8 लूंगा। तो ऐसा करके डबल डबल करके मैं लूंगा, क्या आप दोगे? उसने बोला ये भी कोई मामूली चीज है, मैं दे दूंगा। राजा को इतना पता नहीं था कि कितना व्हीट्स हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिनिस्टर जीत गया, ये लिखा हुआ है। और मिनिस्टर जीत जाने के बाद क्या हुआ कि क्वेश्चन है कि क्या राजा जो है उसको दे पाएगा, ऐसे बुक ने बोला था। तो मैंने उनको बदल के लिखा कि राजा उसको कितना व्हीट्स देगा, व्हीट्स कितना देगा। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ABCD। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा राजा मंत्री वाली क्वेश्चन को, अच्छा ये क्यों बोला गया ना एक्सपोनेंशियल कर्व, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन कैसे हुआ? राजा मंत्री वाले राजा कितना देगा ना, आपके जो चेस बॉक्स होता है, चेस बॉक्स होता है, ये होता है, मान लीजिए ये अगर चेस बॉक्स होता है, इसके अंदर में 64 बॉक्स होंगे। कितने बॉक्स होंगे? 64 बॉक्सेस होंगे। 64 बॉक्स जो चेस पैड के ऊपर 64 बॉक्सेस होंगे। अगर एक नंबर बॉक्स के अंदर में 1 बॉक्स के अंदर में कितना व्हीट्स लेगा वो मिनिस्टर? 1 लेगा, 1 व्हीट लेगा, एक व्हीट लेंगे। तो 2 नंबर बॉक्स में कितने व्हीट्स लेगा? 2 नंबर बॉक्स में 2 व्हीट्स लेंगे, 3 नंबर बॉक्स में 4 लेंगे। तो इस तरीका से ये व्हीट्स लेना शुरू कर देगा। तो 3 बॉक्स के अंदर में यानी पहला बॉक्स में लेगा 1, दूसरे बॉक्स में लेगा 2, तीसरे बॉक्स में लेगा उनके 4। ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए तो जो फॉर्मूला बनाया जाएगा तो कैसे बनाया जाएगा इसके अंदर में तीसरे बॉक्स में? अगर हमें कहेंगे थर्ड बॉक्स के अंदर में कितने व्हीट्स होंगे, थर्ड बॉक्स में कितने व्हीट्स होंगे, इक्वल टू 2 टू द पावर n-1 इक्वल टू 2 टू द पावर, थर्ड बॉक्स था ना, थर्ड बॉक्स में हो जाएगा 3 - 1 इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4। सेटिस्फाइड है? यानी n होता है नंबर ऑफ बॉक्स, यहाँ पर n नंबर ऑफ बॉक्स कर दिया गया। ध्यान सुनो, n हो गया नंबर ऑफ बॉक्स। तो इस तरीका से मैं कहूँगा तुम्हें क्वेश्चंस के अराइज करके कि 64 बॉक्स में कितना होगा, 64th बॉक्स, 64th बॉक्स में कितना व्हीट्स होंगे ना, 2 टू द पावर 64 - 1 इक्वल टू 2 टू द पावर 63 व्हीट्स होंगे। तो 64th बॉक्स में इतना व्हीट्स होगा। तो 50th बॉक्स में कितना होगा, 2 टू द पावर 49 व्हीट्स होंगे। लेकिन सबको मिलाना पड़ेगा, यानी 2 टू द पावर मतलब 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर डट डट करके 2 टू द पावर 63, इन सबको मिलाना पड़ेगा। तो ये तो जीपी में आ जाएगा, जियोमेट्री की प्रोग्रेशन में आ जाएगा। तो रेयर तौर पर ये नहीं होगा। अगर तुमने जीपी के हिसाब से पढ़ोगे तो क्या मैं मैथमेटिक्स क्यों घुसाओगे? मैंने मैथमेटिकली तो बताया था टीचर को बैठा के, लेकिन आप ऐसे करोगे, इसकी जो आंसर होगा कि कैसे होगा ना, 64th बॉक्स में कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 63 व्हीट्स होंगे। 63 बॉक्स 64th बॉक्स में टोटल व्हीट कितना होगा, टोटल व्हीट कितने होंगे
टोटल व्हीट्स हो जाएंगे 2⁻64 - 1 ऐसे हो जाएंगे। ये फॉर्मूला आएगा, जब आप जीपी पुट करोगे तो यही फॉर्मूला आएगा, a × r⁻n-1/r-1 फॉर्मूला, उस फॉर्मूला में हो जाएगा। r होता है कॉमन रेशियो, r होता है कॉमन रेशियो, उससे भी बन जाएगा। लेट हो रहा है मैं इसलिए उसको नहीं जाऊंगा। आप अगर मान लीजिए 100 बॉक्स है तो टोटल व्हीट्स कितने होंगे, 2⁻100 - 1, तो 100th बॉक्स में कितना होगा, 2⁻99। अब तो आ गया होगा। इस तरीके से हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के, जब जाएंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ, बढ़िया क्वेश्चन से दे रहा हूं, ये मैंने उसमें बता दिया, उसमें बता दिया। इनमें से कौन है जो फॉलोइंग नॉट द कैरेक्टर ऑफ अ लॉजिस्टिक कर्व, इनमें से कौन सा है जो लॉजिस्टिक कर्व का कैरेक्टर नहीं है, ये है क्वेश्चन से ट्राई करोगे। इनमें से कौन सा है जो लॉजिस्टिक कर्व का कैरेक्टर नहीं है, मतलब नेटलिटी मोर्टेलिटी हो जाएगा, लिमिटेड रिसोर्सेस हो जाएंगे, पॉपुलेशन क्रॉस्ड हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस होगा। तो हम इसको कौन सा मानेंगे, नॉट द कैरेक्टर ऑफ पॉपुलेशन साइज क्रॉस्ड, ये नहीं होता है। लॉजिस्टिक कर्व में क्या सारे इंसान मर जाएंगे क्या, ऐसा नहीं होंगे, ऐसा कभी नहीं होंगे, या सारे टाइगर मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लॉजिस्टिक कर्व में पॉपुलेशन जो क्रॉस्ड होता है ना, पॉपुलेशन क्रॉस नहीं होता है, मैंने आपको दिखाया था पॉपुलेशन क्रॉस एक्सपोनेंशियल कर्व में होता है, लेकिन यही आंसर गलत है, तो सी आंसर होगा, सी आंसर होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व, एक्सपोनेंशियल का कौन सा कैरेक्टर नहीं है, मोर्टेलिटी रेट हाई, बिल्कुल हाई है। अगर मैं इधर 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 3 बार पीछे आएगा, इसके अंदर में मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होगा, मोर्टेलिटी रेट हाई होगा, पक्का हाई होगा। एक्सपोनेंशियल कर्व में मोर्टेलिटी रेट हाई हो जाएगा, करेक्ट है ये बोला। नॉट द कैरेक्टर, पॉपुलेशन इज क्रॉस्ड होता है उसमें, क्रॉस्ड कर्व हैज लैग फेज एंड एक्सपोनेंशियल फेज एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी नहीं होता, स्टेशनरी थोड़ी ना होता है, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, क्रॉस्ड फेज, एकदम सब मरेंगे। तो यानी सी इज द राइट आंसर। रिप्रोडक्टिवली फिटनेस वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये जरूरत नहीं है दिल्ली का, ये कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन होगा। ये मेरे कंपोज क्वेश्चन है, जिसको करना है करो, जिसको नहीं आएगा मुझे पूछेगा। तो आपको नेट में या गूगल या एआई इसका आंसर दे नहीं पाएगा। मैंने कंपोज करा, वैल्यू मेरी है, गूगली अगर कोशिश करेगा तो हल्का पुल्का आंसर तक जा पाएगा, लेकिन होता नहीं है, कई लोग करे हैं। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री, तो ये टॉपिक अलग है। तो इस तरीके से हमें जब जाएंगे आगे, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन है प्रेडेटर वगैरह, आगे हम इस टॉपिक वगैरह डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमने पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल को बड़े अच्छे से करवा दिया। आप इसको पढ़ोगे, नीट का यहीं से क्वेश्चन आएगा, एंड अगर तुमको आता है तो आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हमें नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे लास्ट वीडियो में पॉपुलेशन इंटरेक्शन। थैंक यू।